Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding P block element that is zeolites. ये zeolites वाला टॉपिक 11th के सिलेबस में अगर हम देखें तो P block elements में ये zeolites एक क्वेश्चन आता है। जियोलाइट्स हम किन्हें कहते हैं। यहाँ 12th की जो सरफेस केमिस्ट्री वाला जो यूनिट है, 12th का सरफेस केमिस्ट्री वाला यूनिट, उस सरफेस केमिस्ट्री वाले यूनिट में भी आपको जियोलाइट्स पढ़ने हैं। सो मैं यहाँ पे जियोलाइट्स क्लियर करता हूँ, भले ही आप क्लास 11th से हो या क्लास 12th से हो, जियोलाइट्स का लेक्चर में आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली रिगार्डिंग जियोलाइट्स यू नीड द एलिमेंट्री आइडिया कि जियोलाइट्स क्या होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और इनका रोल क्या होता है जियोलाइट्स का केमिस्ट्री में, वो हम देख लेते हैं। सो जियोलाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, दे आर द थ्री डायमेंशनल crystalline solids. They are the three-dimensional crystalline solids having microporous structure. Microporous structure. बेटा याद रख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th एग्जाम के लिए, यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में 12th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अच्छे से समझाता हूं मैं ये क्या होता है। जियोलाइट्स जो होते हैं वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। यू नो दैट सॉलिड्स जो होते हैं यूजुअली थ्री डायमेंशनल ही होते हैं। सो लाइकवाइज जियोलाइट्स भी थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इन सॉलिड्स में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं। जियोलाइट्स में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं, तभी मैंने यहां पे कहा कि जियोलाइट्स आर थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स विथ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। विथ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जियोलाइट्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस सॉलिड में छोटे छोटे पोर्स डेवलप होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम माइक्रोपोर्स को कहते हैं। उसी माइक्रोपोरस थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या, जियोलाइट्स। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड कर देता हूं। ये जो जियोलाइट्स वाले सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड्स का कंपोजिशन जो होता है, ये बने होते हैं, इनकी जो फॉर्मूला होती है, ये बने होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल से, जिनको हम नाम देते हैं अल्यूमिनोसिलिकेट्स। अल्यूमिनोसिलिकेट्स, अल्यूमिनोसिलिकेट्स कुछ मिनरल्स है, वही मिनरल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, अल्यूमिनोसिलिकेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस, जब अल्यूमिनोसिलिकेट्स कंबाइन होते हैं, वही एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं क्या, जियोलाइट। सो जियोलाइट्स आर द थ्री डायमेंशनल माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which are composed of large number of aluminosilicate units. ये बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अल्यूमिनोसिलिकेट यूनिट से। अब आप बेटा ये कहोगे सर ये अल्यूमिनोसिलिकेट यूनिट्स क्या होते हैं, मैं समझाता हूं। आई विल राइट डाउन वन फॉर्मूला, एक कंपाउंड की एक फॉर्मूला में लेता हूं। एम जो है ये को मेटल हो सकता है, यूजुअली सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, अल्युमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। तो ये मेटल में लेता हूं एक्स टाइम्स मैंने मेटल ले लिया, डिवाइडेड बाय एन। एन रिप्रेजेंट्स हियर, एन रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ द मेटल। अगर ये सोडियम है, सोडियम आयन का चार्ज क्या होता है, 1, तो आप x डिवाइड बाय 1 करोगे यहां पे। अगर आप कैल्शियम मेटल लेते हो, कैल्शियम मेटल का चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव, यहां पे आप n के बदले 2 पॉजिटिव चार्ज लोगे। सो आई हैव टेकन एनी मेटल एटम x टाइम्स, I am dividing it with n represents the charge of the metal atom। यहां पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूं AlO2। AlO2 यूनिट जो होता है, AlO2 यूनिट, ये मैं लेता हूं m टाइम्स मैंने लिया AlO2 m टाइम्स, और साथ में रखूंगा मैं SiO2 x टाइम्स या n टाइम्स ले लो। SiO2 यूनिट, SiO2 यूनिट्स जो होते हैं, ये भी मैं n टाइम्स ले लेता हूं। ये जो मैंने ये कंपाउंड यहां पे लिया, mx/n Al2 होल m SiO2 होल n, ये जो सारा कंपाउंड है, इसको हम नाम देते हैं मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट। इसको हम नाम देते हैं क्या, मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट।
मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट। मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट, ये जो ये कंपाउंड यहां पे मैंने बनाया, जिसकी मैंने यहां पे फॉर्मूला रखी, ये फॉर्मूला किसकी फॉर्मूला है? मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट्स की फॉर्मूला। जब यही मेटल अल्यूमिनोसिलिकेट्स आपस में पैक हो जाते हैं, बहुत सारे मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स जब ये पैक हो जाते हैं तो यही एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स का, जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन्हीं पोर्स को हम माइक्रोपोर्स कहते हैं। सो ओवरऑल जो 3 डायमेंशनल माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है किनका? ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स। उन्हीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्या? जियोलाइट्स। सो केमिकली अगर आपसे पूछा जाए जियोलाइट्स किन से बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, जिनकी फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है। यहां पे M कोई भी मेटल हो सकता है, Na पॉजिटिव हो सकता है, मैं यहां पे लिख सकता हूं M कैन बी Na पॉजिटिव, or it can be calcium 2 positive, or it can be aluminum 3 positive, or it can be any metal ion। ये सोडियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, अल्युमिनियम आयन हो सकता है। तो अगर आपने यहां पे सोडियम रखा, इसका नाम पड़ेगा सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट। अगर आपने मेटल के बदले कैल्शियम ले लिया यहां पे, इसका नाम पड़ेगा कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट। अगर आपने मेटल के बदले यहां पे अल्युमिनियम ले लिया तो इसका नाम पड़ेगा अल्युमिनियम सिलिकेट। अगर आपने सिंपली हाइड्रोजन रख दिया यहां पे, अगर आपने मेटल के बदले हाइड्रोजन लिया यानी कि H पॉजिटिव लिया, वो तो कोई मेटल नहीं है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन भी मेटल्स की तरह बिहेव करता है। इट आल्सो शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आप M के बदले यहां पे हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अगर आपने यहां पे हाइड्रोजन लिया, आप इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोजन अल्यूमिनोसिलिकेट। सो चाहे आप सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट ले लो, कैल्शियम अल्यूमिनोसिलिकेट ले लो, या सिंपल अल्यूमिनियम सिलिकेट ले लो, या हाइड्रोजन अल्यूमिनोसिलिकेट ले लो, ये सारे सिलिकेट्स जब पैक होते हैं इन अ 3 डायमेंशनल मैनर, दे फॉर्म द माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ जियोलाइट। सो ये तो मैंने डेफिनेशन की बात करती, जियोलाइट्स होते क्या है। लेकिन आपको मैं यहां पे एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। जो जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स, दे आर यूजुअली हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। दे आर यूजुअली हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। बेटा ये बात याद रखना, जियोलाइट्स जो होते हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये जो मैंने यहां पे फार्मूला दी, ये हो सकता है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट, हाइड्रोजन एल्यूमिनोसिलिकेट, या सिंपलेस्ट एल्यूमिनोसिलिकेट। लेकिन अगर एल्यूमिनोसिलिकेट्स को मैंने कहा कि ये यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म में मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ये जो जियोलाइट है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो 3 डायमेंशनल सॉलिड है, और आपको पता है सॉलिड्स में कुछ वाइड्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, गैप्स होते हैं। उन गैप्स में ट्रैप होता है वाटर। यू नो दैट, अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, सॉलिड्स के बीच में सॉलिड्स के बारे में पढ़ा होगा, सॉलिड्स के बारे में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब सॉलिड्स में पैकिंग हो जाती है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं। समझो, ये एक एल्यूमिनोसिलिकेट है, ये दूसरा एल्यूमिनोसिलिकेट है, ये और एक एल्यूमिनोसिलिकेट है, और ये और एक एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट्स के बीच में जब पैकिंग हो जाती है, ये टच कर रहे हैं आपस में एल्यूमिनोसिलिकेट, यहां पे भी एल्यूमिनोसिलिकेट टच कर रहे हैं, यहां पे भी एल्यूमिनोसिलिकेट टच कर रहे हैं, यहां पे भी एल्यूमिनोसिलिकेट टच कर रहे हैं। अब जो ये बीच में ये गैप है, ये गैप, इसका मैं ब्लैक कलर करता हूं, ये जो ये बीच में ये गैप है, इस गैप को हम कहते हैं वाइड, इस गैप को हम वाइड कहते हैं। सो इंटरसिटी जो एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स मॉलिक्यूल्स की जब पैकिंग हो जाती है, पैकिंग होने के टाइम पे कुछ वाइड्स, छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिन गैप्स को हम नाम क्या देते हैं? वाइड्स। उन्हीं वाइड्स में ट्रैप होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखना, इन केस ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स व्हिच आर सॉलिड्स, एंड इन केस ऑफ सॉलिड्स वी आर हैविंग स्मॉलर वाइड्स, और उन्हीं वाइड्स में ट्रैप होते हैं क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जितना बड़ा जियोलाइट होगा उतने ज्यादा उसमें वाइड्स होंगे, और जितने वाइड्स उसमें ज्यादा होंगे उतने उन वाइड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं, या उन्हीं वाइड्स में मेटल आयन्स भी ट्रैप होते हैं। जैसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट,
सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट वो अल्यूमिनोसिलिकेट है जिनकी वाइड्स में सोडियम आयन भी ट्रैप हुआ है। या पोटेशियम अल्यूमिनोसिलिकेट वो अल्यूमिनोसिलिकेट जिनके वाइड्स में अल्यूमिनियम ट्रैप हुआ है वाटर के साथ साथ। या क्या हाइड्रोजन अल्यूमिनोसिलिकेट वो अल्यूमिनोसिलिकेट जिनकी वाइड्स में हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ट्रैप हुआ हो। सो वी आर सेइंग हियर aluminosilicates are solids, but in their interstitial spaces, in their voids, we are having certain ions or water molecules trapped in those voids. That is why we call aluminosilicates, जिनकी voids में क्या ट्रैप होते हैं water molecules, we call aluminum silicates as hydrated aluminum silicates. अब सर आप मुझे एक बात क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हो, सर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं? वो डिपेंड करता है साइज क्या है जियोलाइट का, अल्यूमिनोसिलिकेट का साइज कितना है, जियोलाइट का साइज कितना है, उसमें कितने वाइड्स होते हैं, उन्हीं वाइड्स के अकॉर्डिंग वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जियोलाइट्स में कि हम कहेंगे एक जियोलाइट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वैरी करता है वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर उन वाइड्स में कितना होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा Z times, it is Z times water। यहां पे मैंने Z times water लिया है, इसी वाटर को नाम पड़ेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ aluminosilicate. This water is actually trapped in the voids of aluminosilicate. Likewise, this metal ion it is also trapped in the voids of aluminosilicate. तभी ये भी voids में होता है, वाटर भी voids में होता है, तभी मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअली aluminosilicates के मेन पार्ट्स नहीं है। ये दोनों मेटल आयन और वाटर ये voids में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा, जियोलाइट्स जो होते हैं केमिकली वो होते हैं क्या, aluminosilicates on whose voids we are having certain metal ions and water trapped. That is why they are called as zeolites are called as hydrated, क्योंकि water of hydration present है, hydrated aluminosilicates हम इन्हें कहते हैं। तो देख लो बेटा, अब मैंने क्या कहा, जो जियोलाइट्स होते हैं बहुत बड़े 3 डायमेंशनल सॉलिड्स होते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इमेजिन करो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, या वॉलीबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, बहुत बड़े 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, मान के चलो ये एक जियोलाइट है, ये एक जियोलाइट है। ये होता क्या है केमिकली, अल्यूमिनोसिलिकेट, जिसमें क्या होते हैं मेटल आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देख लो यहां पे, चलो मानो यहां वाइड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे भी वाइड में वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे भी वाइड में वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे भी वाइड में वाटर मॉलिक्यूल है, और यहां पे भी वाइड में वाटर मॉलिक्यूल है। मैंने पहले कहा था जियोलाइट्स जो होते हैं वो पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोरस का मतलब क्या है, इस जियोलाइट्स जो सॉलिड्स होते हैं इनमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, वो पोर्स कैसे डेवलप होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जो अल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं दे आर व्हाट, हाइड्रेटेड अल्यूमिनोसिलिकेट्स को जब हम हीट करते हैं, बेटा समझिएगा, व्हेन वी हीट हाइड्रेटेड अल्यूमिनोसिलिकेट्स, जब इनको हम हीट करते हैं, हीट देने की वजह से जो वाटर होता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हीट देने की वजह से ये वाटर सारा सॉलिड में से इवापोरेट हो जाता है। अब देख लो यहां पे वाइड में वाटर है, अब जब वाटर इवापोरेट हो गया तो यहां पे क्या रहेगी, एक खाली जगह। वो जगह क्या थी, द प्लेस फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने फिर से हीट दी, ये वाटर मॉलिक्यूल भी इवापोरेट हो गया, यहां पे पोर बन गया, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पे इवापोरेट हो गया हीट देने की वजह से, यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी इवापोरेट हो गया। तो मैं एक चीज कह सकता हूं, हाइड्रेटेड अल्यूमिनोसिलिकेट्स when they are heated, due to the heat the water molecules get evaporated, and जब यहां वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं तो यहां पे समझो ये सारा वाटर इवापोरेट हो गया, सारा वाटर इवापोरेट हो गया। उस वाटर के इवापोरेट होने की वजह से सॉलिड में पोर्स डेवलप होते हैं। सो यहां पे पोर्स डेवलप हो गए। मैं इसका नाम रख सकता हूं, इस अल्यूमिनोसिलिकेट का, इसका मैं नाम रखता हूं एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट। बेटा मैंने इस कंपाउंड का नाम रख दिया एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट। एनहाइड्रस मतलब ड्राई अल्यूमिनोसिलिकेट। इस अल्यूमिनोसिलिकेट में से मैंने वाटर इवापोरेट कर दिया तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट। और वही एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट जो होता है उसके स्ट्रक्चर, उस पे छोटे छोटे पोर्स डेवलप होते हैं। उन्हीं वो पोर्स क्यों डेवलप हुए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल में से बाहर निकले। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे उनकी जगह एक पोर बन जाएगा। ऐसे ही करके इस जियोलाइट के सरफेस पे बहुत सारे
छोटे छोटे पोर्स डेवलप होते हैं, और इन पोर्स का जो साइज होता है, याद रखना, ये एक जियोलाइट वाला सॉलिड है, ये एक जियोलाइट वाला सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसको हमने हीट किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो गए, उनकी जगह पोर्स बन गए। इन पोर्स का जो साइज होता है जियोलाइट्स में, जो पोर साइज होता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 200 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर। बेटा ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जो जियोलाइट्स होते हैं इनमें जो पोर्स डेवलप होते हैं ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर, उन पोर्स का जो साइज होता है वो कितना होता है, 200 टू 740 क्या नैनोमीटर। अब आप देखो, ये जो ये पोरस स्ट्रक्चर बना है क्या, ये एक्चुअली एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट, वाटर को छोड़ के जो बाकी स्ट्रक्चर यहां पे रहा उसका हमने नाम रखा एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट। वही एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट जिसके बहुत सारा पोर्स डेवलप हुए हैं, उसी एनहाइड्रस अल्यूमिनोसिलिकेट का जो 3 डायमेंशनल सॉलिड होगा उसी का नाम पड़ता है क्या, जियोलाइट। सो जियोलाइट्स आर 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स in which large number of pores have been created by heating as the water molecules have got evaporated, और उनकी respective places पे कुछ pores यहाँ पे develop हो गए, और जो ये porous 3 dimensional structure बना है अल्यूमिनोसिलिकेट का, इसी का नाम रखते हैं बेटा क्या, जियोलाइट्स। नाउ ये तो डेफिनेशन हो गई, जियोलाइट्स बेटा क्या होते हैं, ये तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एक चीज यहां पे सिखा देता हूं। जो जियोलाइट्स होते हैं इनका एक इंपॉर्टेंट यूज है, जियोलाइट्स का इंपॉर्टेंट यूज, जियोलाइट्स आर यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा वाटर के 2 टाइप्स हैं, वाटर जो हम पानी जो हम पीते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो वाटर कहलाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, वो वाटर जिसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं, जब आप इस पानी में सोप डालते हो हार्ड वाटर में जिसमें कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, जब आप इस पानी में सोप डालते हो तो वो सोप इसमें डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि वो सोप जो होती है सोप के साथ इंटरफेयर करते हैं मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस, वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है फिर, और ऐसे करके आपकी सोप उस हार्ड वाटर में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती और आप कपड़े भी अच्छे से धो नहीं पाते। तो हार्ड वाटरनेस में प्रॉब्लम है, इसमें सोप जो है आसानी से झाग नहीं बना पाती। तो हम चाहते हैं कि हम हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म करें। हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म करने का मतलब क्या है, वाटर में से कैल्शियम आयंस को बाहर निकालना, वाटर में से मैग्नीशियम आयंस को बाहर निकालना। कैसे निकाले, हम जियोलाइट लाते हैं। जियोलाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोरस। इसी जियोलाइट को डालते हैं किसमें, पानी में। जब पानी, किस पानी में, हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर में हम डालते हैं जियोलाइट्स, और जियोलाइट्स के सरफेसेस पे क्या होते हैं, पोर्स। इन्हीं पोर्स में मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस ट्रैप हो जाते हैं। द पोर्स ट्रैप द जियोलाइट्स, जो पोर्स इसमें होते हैं, जिसमें पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स में कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस ट्रैप होते हैं। फिर जब हम जियोलाइट्स को बाहर निकालते हैं तो उनकी सरफेस, उनकी पोर्स जो होते हैं वो इंप्रेग्नेंट होते हैं बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ऐसे करके सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हम हार्ड वाटर में से बाहर निकालते हैं और हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला यूज जो है पोरस स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट का, वो ये है, द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर और फॉर रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम वाटर, वी यूज दीज जियोलाइट्स। ये आपने एक यूज पढ़ा जियोलाइट का। जियोलाइट्स का दूसरा यूज क्या है, zeolites are used as catalysts. They are used as catalysts for different chemical reactions. Zeolites जो है ये different chemical reactions में catalysts के तौर पे यूज किए जाते हैं। Zeolites जो होते हैं different chemical reactions में catalysts के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सर catalysts के तौर पे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री का नाम सुना हो, सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कैटालिस्ट्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक वो कैटालिस्ट जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करवाता है,
ऐसे कैटलिस्ट को हम कहते हैं कि इसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। वो कैटलिस्ट जो खुद रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन की रेट स्पीड इंक्रीज कर देता है, ऐसे कैटलिस्टों को हम यूजुअली होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और एक कैटलिस्ट है जो रिएक्टेंट्स के साथ खुद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए। ऐसे कैटलिस्ट को हम हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो खाली सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट ऑन। अगर ये सरफेस ये कैटलिस्ट है, सरफेस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, ये क्या करता है, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है और इसी की सरफेस पे फिर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट इसी सरफेस पे रहता है एडसॉर्ब्ड फॉर्म में। फिर हम इसको हीट करते हैं, वहां पे डिसॉर्प्शन हो जाती है और आपका प्रोडक्ट बाहर निकल पाता है। समझ आ रही होगी बात? थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया है, आप ये 12th में अच्छे से पढ़ोगे। फिर मैं पहले ही कह रहा हूं जियोलाइट वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स 12th की यूज होती है। जो जियोलाइट है ये एक्चुअली सरफेस कैटलिस्ट की तौर पे यूज होता है। सरफेस कैटलिस्ट का यूज क्या है? इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स सो एज टू रिएक्ट ऑन दैट सरफेस। अब देख लो, जो जियोलाइट्स है दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, बट कौन से कैटलिस्ट? सरफेस कैटलिस्ट। अब सरफेस कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं? जो खुद रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वे प्रोवाइड क्या करेगा? सरफेस। किन के लिए? रिएक्टेंट्स के लिए। वो उसी जियोलाइट की सरफेस पे फिर रिएक्ट करेंगे। अब देख लो जियोलाइट्स जो है, मैंने इनको सरफेस कैटलिस्ट कहा क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में हम इनको कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं आपको। जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स। सर अब हमने ये समझा पहले कि जियोलाइट्स को सरफेस कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाली सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए। सर अब हमने इनका दूसरा नाम भी दे दिया, जियोलाइट्स का दूसरा नाम रखा। क्या नाम रखा? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सर व्हाई दे आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स? क्योंकि ये उन्हीं रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं रिएक्शंस को ये कैटालाइज करते हैं जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का साइज इनके पोर्स के साइज के बराबर हो। फिर से समझिएगा, वो रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन के वो रिएक्टेंट्स जिनका साइज जियोलाइट्स के पोर्स के बराबर हो, 200 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर, ऐसे ही रिएक्टेंट्स को कैटालाइज कर पाते हैं जियोलाइट्स। दैट मींस जियोलाइट्स आर नॉट यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Zeolites are used as catalysts only in case of those reactions where the size of reactant species lies in the range of या lies in the pore size of zeolites। जिन रिएक्टेंट्स का साइज जियोलाइट्स के पोर साइज के बराबर हो, उन्हीं रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करते हैं जियोलाइट्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स। ये उन्हीं रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करते हैं, उन्हीं सबस्ट्रेट्स को कैटालाइज करते हैं जिनका साइज इस रेंज में लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। एक जियोलाइट है जिसका नाम है सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट। ये सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट जो है ये एक जियोलाइट है। इसका स्ट्रक्चर पोरस होता है और ऑब्वियसली उन पोर्स का जो साइज है इस रेंज में लाई करता है। ये सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट खाली कैटालाइज करता है किनको? लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को। लीनियर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। इन्हीं लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को कैटालाइज करते हैं कौन से जियोलाइट्स? सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट्स। सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट्स क्यों खाली लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को ही कैटालाइज करते हैं? क्योंकि लीनियर हाइड्रोकार्बन्स का साइज इस जियोलाइट के पोर साइज के बराबर होता है, तभी जाके सोडियम अल्यूमिनोसिलिकेट खाली लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को ही कैटालाइज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लीनियर हाइड्रोकार्बन्स के बदले
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट कैटालाइज नहीं कर पाता, क्योंकि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। दे आर नॉट एबल टू गेट ट्रैप्ड इन द पोर्स, इनका साइज बड़ा होता है। सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट के पोर साइज से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का साइज ज्यादा होता है, इसीलिए सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कैटालाइज नहीं कर पाते। ये खाली कैटालाइज करते हैं किनको? लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को, क्योंकि लीनियर हाइड्रोकार्बन्स का साइज लाई करता है इन द पोर साइज ऑफ सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट यहां पे बात कही कि ये जो जियोलाइट्स होते हैं दे आर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट्स, खाली उन्हीं कैटालिस्ट्स को कैटालाइज करते हैं जिनका उन्हीं रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करते हैं जिनका साइज जियोलाइट के पोर साइज के बराबर हो। अब और एक चीज देखो, जियोलाइट्स आर कॉमनली यूज्ड, ये एक इंपॉर्टेंट यूज है जियोलाइट्स का। दे आर कॉमनली यूज्ड, जियोलाइट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये समझ लो बेटा, जियोलाइट्स जो होते हैं इनका एक कॉमन यूज है, दे आर यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये सब क्रैकिंग का मतलब क्या है? जब हम एक बड़ा हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एक बड़ा हाइड्रोकार्बन समझते हो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। जब हम एक बड़ा हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अगर उसको ब्रेक करना हो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, तो वहां पे उस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। उस क्रैकिंग के लिए जियोलाइट्स ही यूज होते हैं। फिर उन छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स से अगर आपको बड़े हाइड्रोकार्बन्स बनाने हो, उसके लिए भी हमें जियोलाइट्स यूज होते हैं। तो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स से छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स बनाना, या छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन करा के बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स बनाना, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। And in the process of cracking, zeolites are most commonly used as catalysts. ये चीज याद रखना, most commonly used catalysts are zeolites in the process of cracking. जो cracking है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, और छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में को वापस में हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो कैटलिस्ट्स यूज होते हैं इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, वो कैटलिस्ट्स यूज कौन से होते हैं? जियोलाइट्स। एग्जांपल एक मैं देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। लीजिए बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3OH, CH3OH, मिथेनॉल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथेनॉल। ये मिथेनॉल वाला कंपाउंड जो है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको मैं n टाइम्स लेता हूं। मिथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मैंने n टाइम्स ले लिया, n टाइम्स। इसी मिथेनॉल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए जियोलाइट, और उस जियोलाइट का एक स्पेशल नाम है ZSM5। ये एक जियोलाइट है, क्या नाम रखा? ZSM5। इसका पूरा नाम है जियोलाइट CU, जियोलाइट CU ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। मैंने यहां पे मिथेनॉल लिया और मिथेनॉल को मैंने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट कौन सा? ZSM5, जिसका पूरा नाम क्या है? जियोलाइट CU ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा कंपाउंड है? मैं बताता हूं। ZSM5 किसे कहते हैं? जियोलाइट CU ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5 किसे कहते हैं? ZSM5 किसे कहते हैं? देखो, आपको मैंने जियोलाइट्स की फॉर्मूला बताई थी, AlO2 होल M, SiO2 होल N, और यहां पे मैंने लिया था MX/N। देख लो बेटा, MX/N, ये M क्या है? एनी मेटल। अगर इस मेटल के बदले में हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन में लेता हूं X टाइम्स। अब हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? यूजुअली 1 पॉजिटिव।
तो x को जब आप 1 से डिवाइड करोगे x बाई 1 इज x, अभी इसलिए मैंने यहां पे x लिख लिया, डिवाइड n नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन में जो n है, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन h पॉजिटिव n, दैट इज 1, सो x बाई 1 दैट विल बी x। सो हाइड्रोजन मैंने लिया, मेटल के बदले मैंने हाइड्रोजन लिया, और यहां पे मैंने ALO2 होल m के बदले में x लेता हूं, SiO2 होल n के बदले में लिखता हूं यहां पे 96 माइनस x। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं 10 टाइम्स, x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं 10 टाइम्स तो मुझे यहां पे 10 टाइम्स ALO2 भी लेना पड़ेगा, और 96 माइनस 10 दैट मीन्स 86 टाइम्स मुझे यहां पे SiO2 लेना पड़ेगा। ये जो यहां पे कंपाउंड बनता है, इसी कंपाउंड का नाम पड़ता है ZSM5। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली ए जियोलाइट, ये एक जियोलाइट है। इसकी फॉर्मूला क्या है, HXALO2X SiO2 96 माइनस x। तो यहां पे जो कंपाउंड आ रहा है ये एक जियोलाइट है, इसी जियोलाइट का नाम रखा गया ZSM5, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैंने क्या लिया यहां पे, मिथेनॉल एक क्रैकिंग की एग्जांपल देते हैं, क्रैकिंग की एग्जांपल, इसीलिए मैंने मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट ZSM5, जिसका मैंने स्ट्रक्चर यहां पे देखा। तो हीट देने की वजह से क्या होता है, दिस मिथेनॉल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2 n times CH2. The CH2 is called मिथाइलिन, और साथ में यहां पे n टाइम्स वाटर एलिमिनेट होता है। अब रिएक्शन को देखो, रिएक्शन को, कार्बन यहां पे n टाइम्स है, यहां पे भी कार्बन n टाइम्स है। हाइड्रोजन देखो 3 + 1 is 4n, तो यहां पे भी देखो, यहां पे देखो। वैसे इसको हम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि n का वैल्यू अभी यहां पे पता ही नहीं है, तो आप बैलेंस कर सकते हो। देख लो आप ऊपर से, कार्बन 1, यहां पे भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, और यहां पे देख लो 2 हाइड्रोजन और 2 4 बराबर है। ऑक्सीजन यहां पे 1 है और यहां पे भी ऑक्सीजन 1 है। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब n का वैल्यू सबस्टिट्यूट करने से रिएक्शन अनबैलेंस नहीं होगी। अब देख लो एक चीज, मिथेनॉल को जब आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट, ये मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हुआ, मिथाइलिन में, यानी कि एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। सो इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। अब जो ये मिथाइलिन है, CH2, लार्ज नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स, मिथाइलिन मॉलिक्यूल्स, ये जो लार्ज नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में अब कंबाइन होते हैं। बहुत सारे CH2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेम जियोलाइट ZSM5। जब बहुत सारे CH2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ये बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, एक तो ये मीथेन बनाते हैं, ईथेन बनाते हैं, आइसोब्यूटेन बनाते हैं, ऐसे ही एन-हेप्टेन बनाते हैं, एन-हेक्सेन बनाते हैं, यानी कि हमने मिथेनॉल से स्टार्ट किया था। मिथेनॉल को हीट करके इन प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट आपको मिथाइलिन बना था। फिर उस मिथाइलिन को फिर से हमने जब हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सेम जियोलाइट, तो ये आपस में कंबाइन हो जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, ईथेन, आइसोब्यूटेन, एन-हेप्टेन, एन-हेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे बनते हैं। सो ये जो ये रिएक्शन है, ये एंटायर रिएक्शन, इसको हम कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है, वो कैटलिस्ट यूज होते हैं जियोलाइट्स। दैट मींस जियोलाइट्स आर यूज्ड स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग फॉर द कन्वर्शन ऑफ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अनदर। फॉर दैट प्रोसेस वी नीड स्पेशल टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स एंड दोस कैटलिस्ट्स आर कॉल्ड एज जियोलाइट्स। सो इसके साथ ही जियोलाइट्स के रिलेटेड जो एलिमेंट्री आइडिया वाला लेक्चर आपको देना था वो कंप्लीट हो गया। आप एक चीज सोचिएगा, जियोलाइट्स का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में बहुत बड़े बड़े मतलब दिग्गज जो बंदे होते हैं केमिस्ट्री में, उनको भी कंफ्यूजन रहता है कि ये जियोलाइट्स है क्या। ठीक है, सो थोड़ा मैंने एलिमेंट्री कोशिश यहां पे की, तो आपके 11th और 12th के एग्जाम्स के लिए इतना कंसेप्ट काफी है।
यूजुअली ग्रेजुएशन में भी हम जियोलाइट्स पढ़ाते हैं, वहां पे भी टीचर्स इससे ज्यादा कंसेप्ट देते ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको जियोलाइट्स के बारे में जितना भी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पे दे सकूं। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहे जियोलाइट्स के रिगार्डिंग वो आप नोट करोगे, और नोट करने के बाद ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स, एंड सून वी विल बी कमिंग विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।